चौधरी चरण सिंह ने कहा था, हे फूलपरास के मतदाता भाइयों, अरे यादवों ने तो हर हमेशा त्याग तपस्या कुर्बानी की है। आपने कर्पूरी ठाकुर को लोक दल का लीडर माना, कोई यादव लीडर नहीं बना। कर्पूरी ठाकुर की जाति कहाँ है? एक घर एक गांव में ये झोपड़ी के लाल को कौन बचाएगा? इतना बोलते बोलते नामधारी जी का समय 10 मिनट बीत गया। लालू जी ने उठ के कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल का 10 मिनट का समय और इनको दिया जाए। तो नामधारी जी हंसने करके, नहीं मैं आपकी बात को सुनूंगा। तो ये उनकी महानता थी आके उसे लालू जी के। नेता प्रतिपक्ष का पद जो है बहुत ही बड़ा पद है, उनको रहना चाहिए था सदन में। जहां सरकार की गलतियां थी उस पर उनको बोलना चाहिए था, अपनी बातें रखनी चाहिए थी, क्योंकि प्रतिपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं। वो अच्छे सुझाव देते तो सरकार उसको ग्रहण करती और उसको राज को लाभ मिलता किसी जगह पे। क्या क्या बोलते थे, इतना ये हम कर देंगे, 10-20 दिन के अंदर हम कर देंगे। क्या 20 दिन के अंदर नौकरी मिल सकती है किसी को? मानता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बिहार की महान जनता ने एनडीए सरकार पर दी है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जो पार्टी सत्ता में हो वह कम बोले, उसका काम बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव के चैम्बर में हैं और नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार विधानसभा का उपाध्यक्ष बने हैं और हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप दूसरी बार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं। तो लगातार ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। जी जी सर, इस बार क्या कुछ प्राथमिकता होगी आपकी जब आप दूसरी बार उपाध्यक्ष बने हैं? तो पत्रकार महोदय, आप जानते हैं ये 18वीं विधानसभा है और इसमें कुछ नए सदस्य प्रथम बार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए हैं और जो बिहार विधानसभा की नियमावली है, जो कार्य, उसके अनुसार जो नए माननीय सदस्य आए हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके जो अधिकार है, कार्य हैं, उसके बारे में जानकारियां दी जाएगी ताकि वो मजबूती से सदन में अपने इलाके की बात को रख सके आगे। पत्रकार महोदय, जो बिहार विधानसभा है यह बिहार के लोगों की आत्मा है और जो हमारे नवनिर्वाचित माननीय सदस्य हैं क्षेत्र की समस्या को विभिन्न फॉर्मों के द्वारा सदन में उठाते हैं, जैसे प्रश्नकाल है, फिर शून्यकाल है, ध्यानाकर्षण है, निवेदन है, याचिका है और विभिन्न विभाग की मांग है जो प्रस्तुत की जाती है सदन में, तो भाग लेते हैं बहस में और अपने राज इलाके की समस्या को रखते हैं, जिसका निराकरण विभाग के द्वारा किया जाता है। अभी 1 से लेके 5 दिसंबर तक सदन की कार्यवाही आज संपन्न हुई, जिसमें सभी 2 को छोड़ के माननीय नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। उसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ, फिर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ और सेकंड सप्लीमेंट्री बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद हुआ, सरकार का उत्तर हुआ। ये सारी चीज़ें सदन के अंतर्गत आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में जानकारियाँ दी गई हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बिहार की महान जनता ने
एनडीए सरकार पर दी है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जो पार्टी सत्ता में हो वह कम बोले, उसका काम बोले, जो विपक्ष में हो वो जनता की आवाज़ बने। हमारा ये प्रयास होगा, चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों, जो सदन के अंतर्गत कार्यपालिका नियमावली है उसके तहत वो अपने क्षेत्र की समस्या, राज्य की समस्या को उठाएंगे। और ख़ास करके जो प्रश्नकाल होता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय होता है, चाहे वह अल्पसूचित प्रश्नकाल हो या तारांकित प्रश्नकाल हो, जिसमें माननीय सदस्य राज्य और अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते हैं और विभागीय मंत्री उसका जवाब देते हैं, फिर पूरा प्रश्न किया जाता है। तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और मैं खास करके विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रश्नकाल को बाधित नहीं करें, क्योंकि उनके भी प्रश्न उसमें सन्निहित हैं और सरकार को जवाब देना है उसमें आके। और जो भी अन्य समस्याएं हैं माननीय सदस्य शून्यकाल में उठा सकते हैं, फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठा सकते हैं। इसलिए प्रश्नकाल का समय कभी बाधित नहीं होना चाहिए आके। ये मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह है आके। बिल्कुल सर, आपकी पार्टी एनडीए, आपने भी कहा कि बिहार की जनता ने आप लोगों को प्रचंड बहुमत दी है। क्या मानते हैं इस प्रचंड बहुमत के पीछे का कारण क्या है? पत्रकार महोदय, मैं लगातार 30 वर्षों से विधायक रहा हूँ और जो मैंने इस प्रचार के दौरान समझा और पाया, उसमें जनता जो है वो काम चाहती है। जैसे सड़क का निर्माण, पुल पुलिये का निर्माण, गांव में 10+2 उच्च स्तरोन्नत उच्च विद्यालय, इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बढ़ना, फिर बिजली गांव-गांव टोले तक पहुंचाना और 125 यूनिट बिजली की माफ़ी और महिला को उद्योग चलाने के लिए 10,000 रुपये देना। अन्य सारे कार्य हैं विकास के, जिनके प्रभाव से मतदाताओं ने एनडीए को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया, आशा और उम्मीद के साथ में कि हमारा और विकास का काम होगा आगे। जी। आपने कहा सर कि महिलाओं को 10,000 रुपया दिया, लेकिन जो विपक्ष में लोग हैं वो तो इस पे सवाल उठा रहे हैं कि आपने वोट खरीदा 10,000 रुपये देकर के। देखिए, जनमत को स्वीकार करना चाहिए। जनता का जो निर्णय होता है उसको हर आदमी को स्वीकार करना चाहिए। अगर मैं भी विपक्ष में रहता तो मैं अपनी हार को स्वीकार करता। ढूंढना पड़ेगा कि हमें क्या कमजोरियां थी, हम पर विश्वास क्यों नहीं किया गया। मेरे कहने का अर्थ ये होता है कि कर्म की पूजा सदा होती आ रही है। मैंने पहले भी कहा, जब मैं 1995 में प्रथम बार विधायक जीता तो मेरा गांव बालाटोल पड़ता है मधेपुरा जिला में, एक ट्रांसफार्मर मेरा जल गया था। मैंने बिहार विधानसभा में प्रश्न किया था, रघुवंश बाबू उसमें ऊर्जा विभाग को देख रहे थे। 9 महीने के बाद पत्रकार महोदय वो ट्रांसफार्मर लगा। आज अगर रात में ट्रांसफार्मर जलता है तो 25 टेलीफोन आ जाते हैं कि सुबह में कि हमको ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास तत्कालीन सरकार से उठ चुका था कि हमको अंधेरे में रहना है। लेकिन जब आदमी को विकास की भूख जगती है और जब विकास की ओर आदमी आता है तो वह और चाहता हमारा विकास हो इस जगह पे। मैंने पहले भी कहा
कि मैं जिस इलाके से कोसी से आता हूँ पत्रकार महोदय, कोसी नदी का पानी चारों ओर से घेरे हुए है। अभी आप जाएंगे तो 6.5 अरब की लागत से विजय घाट में उसी पर बड़ा पोला, ऊंचस्ती पोला का निर्माण हुआ। उससे और आगे जाएंगे फुलौत में 17.5 अरब की लागत से भारत सरकार कोसी में बड़ा पुला और सड़क का निर्माण करा रही है। उससे और आगे जाएंगे कपसिया के निकट 25 करोड़ 13 लाख की लागत से मेन कोसी नदी में पीपा पुल का निर्माण हो रहा है। तो जहां हमारे पास में पहले कुछ नहीं था, पैदल नहीं जा पाते थे, शादी विवाह नहीं होती थी उन गांव में जहां सड़कें नहीं थी, आज वहां बस जाती है, टेम्पू जाती है, छोटे छोटे दुकान खुले हैं, रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेके जनता ने हम लोग के साथ किया। अब रही 10,000 रुपये की बात, आप तो जान लें कि हम लोगों ने चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की थी आगे, और ये कंटिन्यूअस योजना थी, इसमें अन्य कोई बातें नहीं थी। और आगे भी जो हमारी बहनें अच्छा उद्योग ढंग लगाएगी तो उनके खाते में 2 लाख रुपया अलग से जाएगा। आज भी सदन में प्रश्न के दौरान आती है, जवाब के दौरान सरवण बाबू ने कहने का काम किया इस जगह पर आके। अब लोग काम को दिखने लगा है, अब लोग खेल मैदान चाहता है गांव में युवा सब, अब लोग उद्योग चाह रहा युवा सब। तो इन सारे मुद्दों को हमारी सरकार इस बार देख रही है आके कि कैसे खेल मैदान का डेवलपमेंट हो, कैसे रोजगार के अवसर खुले, कैसे उद्योग लगे, इस ओर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है आगे। आप क्या कह रहे हैं सर कि जनता की आकांक्षाओं पर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, वो खरे नहीं उतरे और जनता उन पर भरोसा नहीं करती है? देखिए, आप जानते हैं पत्रकार महोदय कि कोई भी सरकार, राज्य की सरकार मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाती है। नीतीश की सरकार, दिल्ली में मोदी की सरकार। तो किसी विभाग में अगर नौकरी की बातें चलती है तो मामला जब कैबिनेट में जाता है तो विभाग के माध्यम से, वो मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के यहाँ संचिका जाती है। जब फाइनल उनका दस्तखत होता है तो कैबिनेट में आता है। लोगों ने क्या कहा, फलना व्यक्ति ने नौकरी दे दी आके। सच्चाई से कोसों दूर थी वो बातें आके। नीतीश बाबू में एक सबसे बड़ा गुण है, वो आदमी जो बोलता है वो करता है आके। अन्य लोगों ने मतलब लोभ दे करके लोगों को आकर्षित करने का काम किया। आप तो जानते हैं बिहार का बजट क्या है, क्या क्या बोलते थे, इतना ये हम कर देंगे, 10-20 दिन के अंदर हम कर देंगे। क्या 20 दिन के अंदर नौकरी मिल सकती है किसी को? आप जानते हैं संचिकाएं विभाग में जाती है, नीचे जाती है, फिर प्रधान सचिव के यहाँ, फिर विभागीय मंत्री के यहाँ, फिर मुख्य सचिव के यहाँ, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ, फिर कैबिनेट में, फिर विज्ञापन भरना, वो फॉर्म भरना, परीक्षा लेना। तो कैसे 20 दिन में हो जाएगा? आप उतनी बात बोलिए सच्ची बातें हो, और सच्ची बात बोलने वाले आदमी पर जनता विश्वास रखती है। हमारे शरद भाई कहा करते थे, नरेंद्र याद रखना कि जनता के साथ झूठा वादा मत करना, काले झंडे को सह लेना, गाली सह लेना, ईद पत्थर खा लेना, लेकिन जनता को झूठा आश्वासन मत देना। एक बार जनता का विश्वास तुम पर से हट जाएगा, फिर जनता तुम पर विश्वास नहीं करेगी। ये लोकतंत्र है। इसीलिए हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो कहा उसको निभाया इस जगह पे, और जो बचे हुए कार्य हैं वो उतरेंगे सर जमीन पर। जी 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 नीतीश जी विकास पुरुष कहलाते हैं। पिछले 20 सालों की बात करें तो आप उसको कैसे देखते हैं? पिछले 20 सालों में जो नीतीश जी, आप उनके बहुत करीब रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? महोदय, मैं 1995 से विधायक हूँ। 95 से
2000 से 2005 ये मैंने देखा है, 90 से इनकी सरकार है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि लोक राज लोक लाज से चलता है। आप उतना ही बोलें जितना आप काम कर सकें आगे से। पहले की जो सरकार थी 90 से 95, 95 से 2000, 2000 से 5, जब हम लोग गांव में जाते थे सड़कें नहीं थी आगे। मैंने बिजली की चर्चा किया, स्कूल टूटे हुए थे, यानी कहीं पर नदी पर पुल पुलिया नहीं। तो लोगों में जब नीतीश बाबू 2005 में बने, जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो विश्वसनीयता लोगों की बड़ी उनमें आ गई और धीरे 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 लोगों के मन में ये जगने लगी कि नहीं साहब ये आदमी काम करने वाला है। तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी आगे। जहाँ लोग पहले रिक्शा पर चलते थे, टेम्पू पर चलने लगे, अब 4 व्हीलर पर चलते हैं। अब चाहते हैं जल्दी से हम हेलीकॉप्टर पर चढ़ जल्दी से पहुँच जाएं। उनके मन में जो ऊंची उड़ानें थी वो और भरने लगी आके इस जगह पे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था अपने भाषण के क्रम में कि भारत की सरकार और राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार है। हमको आर्थिक अपने बजट में भारत सरकार भी मदद कर रही है, हम उस ओर बढ़ेंगे। पत्रकार महोदय मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये 3 नवंबर को मैं चला था अपने घर से 6 बजे, मैं 9 बजे पटना पहुंच गया। लोग तो 5 घंटे की बात करते हैं, क्यों? तो यहाँ से पटना से चलते हैं हम लोग आपका फतुहा, बख्तियारपुर, बार, बेगूसराय, खगड़िया तक। ये जो गंगा पर पुल है, पहले पुलों पर आधा घंटा पौने घंटा जाम लगता था, अब कोई जाम की जरूरत नहीं है। हर दे के सीधे पहुंच गए आके पटना घर। तो इन चीज़ों का प्रभाव आम मतदाताओं पर पत्रकार महोदय पड़ता है। इसलिए नीतीश बाबू के नेतृत्व में लोगों ने समझा कि नहीं ये आदमी काम करने वाला आदमी है। झूठा फूस आश्वासन वो आदमी नहीं देता है, कि जो होने वाला होता है उतना ही वो आदमी बोलता है आगे। जी 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 जी, ये बताएं सर कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आप लोग बहुत आलोचना कर रहे हैं कि सदन में वो नहीं आ रहे हैं, तो आप कुछ सहानुभूति रखते हैं उनके प्रति, आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, जिस दिन स्पीकर का चुनाव हुआ था, मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था, बढ़िया बोले थे उस दिन सदन में, कोई आपत्तिजनक बातें उन्होंने नहीं की थी। और विपक्ष के नेता का बहुत बड़ा महत्व होता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब विपक्ष के नेता थे, जब विनियोग विधेयक पर वो बोलते थे, आज भी विनियोग विधेयक पारित हुआ, तो सारे ऑफिसर्स असेंबली के और सारे माननीय विधायक, चाहे सत्ता पक्ष के विपक्ष हों, उनके भाषण को सुनते थे, गौर से सुनते थे। और सरकार भी सुनती थी, सरकार भी उनके बातों को अहमियत देती थी। नेता प्रतिपक्ष का पद जो है बहुत ही बड़ा पद है, उनको रहना चाहिए था सदन में। जहां सरकार की गलतियां थी उस पर उनको बोलना चाहिए था, अपनी बातें रखनी चाहिए थी, क्योंकि प्रतिपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं। वो अच्छे सुझाव देते तो सरकार उसको ग्रहण करती और उसको राज को लाभ मिलता है किस जगह पे। उनको निश्चित रूप से सदन में कार्यवाही के दौरान रहना चाहिए। पार्लियामेंट में अब देखेंगे जो विपक्ष के नेता रहते हैं बैठते हैं, यहाँ भी जननायक कर्पूरी ठाकुर बैठे रहते थे जो प्रतिपक्ष के नेता थे। जी जी, और सही बात को रखते थे सरकार के सामने में। सारे लोग, सारे माननीय पक्ष विपक्ष के लोग सुनते थे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि इंदर सिंह नामधारी एक बार विनियोग विधेयक पर बोल रहे थे, जदयू में थे, हम लोग भी थे। पत्रकार महोदय 10 मिनट का समय था,
उन्होंने कहा था अपने भाषण के क्रम में, अध्यक्ष महोदय, जब मैं आंध्र प्रदेश गया तो मुझे एक ज़मीन निबंधित करानी थी। मैंने 7 दिन की छुट्टी ली थी और 7 दिन के लिए मैंने ट्रेन रिजर्वेशन 7वां दिन के बाद कराया था, क्योंकि वहाँ जाने में समय लगेगा, इस कार्यालय उस कार्यालय यहाँ वहाँ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही दिन में मेरा काम हो गया आंध्र प्रदेश में। मुझको 6 दिन रुकना पड़ा। इतना बोलते बोलते नामधारी जी का समय 10 मिनट बीत गया। लालू जी ने उठ के कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल का 10 मिनट का समय और इनको दिया जाए। तो नामधारी जी हंसने करके, नहीं, मैं आपकी बात को सुनूंगा। तो ये उनकी महानता थी आके उसे लालू जी की। उन्होंने सुना, उनको बढ़ा करके, नहीं नामधारी जी 10 मिनट में अपने दल का समय काट के आपको दे रहा हूं। तो पक्ष और विपक्ष तो रहेंगे लोकतंत्र। जी जी, ये बताएं सर कि आप लगातार 8वीं बार इस बार जीत के आए हैं, तो इसका क्या राज है? मतलब कुछ तो होगा, कुछ आप ऐसा करते होंगे या बहुत बढ़िया काम करते होंगे जिसकी वजह से मतलब जनता बार बार आप ही को चुनती है। देखिए पत्रकार महोदय, अच्छा होता कि आप उन महान मतदाताओं से पूछते जिन्होंने मुझे 8 बार पहुंचाया, लेकिन आपने पूछा। आज जो बदली हुई राजनीति है और पहले की जो राजनीति थी, आसमान धरती का अंतर हो गया। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो स्वर्गीय कवि जी का नाम आप जानते होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लोक निर्माण मंत्री रहे। जब मेरे गांव में वोट मांगने आते थे तो मेरे दादाजी को पैर छू के प्रणाम करते थे, एक अनंत भाव थे और कहीं नहीं जाते थे। अब वो जमाना लग गया। अब हर वोटर चाहता है कि मेरा पर्सनल कांटेक्ट हो विधायक जी से। विकास की बातें भी वो करते हैं। आप किसी गांव में सत्संग है, किसी गांव में रामधुनी है, कहीं क्रिकेट मैच है, कहीं पे महिला फुटबॉल मैच है, कहीं पे सत्संग है, कहीं पर श्राद्ध है, कहीं शादी है, कहीं मुंडन है, कहीं भगैत है, या कहीं पे ठनका गिर गया, सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, नाव दुर्घटना में मौत हो गई, सबकट्टी में मौत हो गई। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो मतदाता चाहते हैं हमारा विधायक दुख में आवे। मैं प्रयास करता हूं कि मैं जाऊंगा, और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि मैं प्रत्येक दिन 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे आता हूं क्षेत्र से लौट के, क्योंकि जो लोकतंत्र है, आज भी मैं जनता को भगवान मानता हूं। जन में जनार्दन है, नर में नारायण है, और उससे बड़ी शक्ति किसी में नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था तो एक विदेशी पत्रकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूछा था, बापू आपने तो आज़ादी दिला दी, इसकी रक्षा कौन करेगा? तो बापू ने कहा था, इस देश की गरीब महान जनता ही लोकतंत्र की रक्षा करेगी। पत्रकार महोदय, मैं जब रोड शो में था तो मेरे साथ में 80-85 वर्ष के बूढ़े चल रहे थे, साधु चल रहे थे गेरुआ वाले, संत चल रहे थे दाढ़ी वाले, मोटरसाइकिल से चल रहे थे। मैं भी गाड़ी के ऊपर मुड़ी निकाल के बैठा रहता था। बारिश हो रही है, हवा चल रही है, भींज रहा है, मैं मुड़ के देखता था उन संतों को। अगर मैं हार जाऊंगा तो इनका क्या होगा? मेरे साथ में इंसान, शरीफ, भले व्यक्ति चल रहे थे, और दिन रात उन लोगों ने मेहनत की। कहीं जब चर्चा होती थी, चलो नरेंद्र ज़्यादा भला आदमी, 2 बातों बोलते नहीं जवाब देता है, 2 बातों कह देते हैं हंस के टल देता है, वो भला आदमी है, ये वोटर कहता था। और हमारा वोटर सोया हुआ था, बोलता नहीं था, चुपचाप शांत था, लेकिन कहता था हमको टेलीफोन से, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, दवाई खाइए, हमारा काम हुआ या नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है, आप जीत जाइएगा फिर मेरा काम होगा। तो इसलिए
आज भी मैं उस महान मतदाताओं को भगवान के रूप में मानता हूँ। भगवान किसी का नेत्र नहीं आगे, वो खेत में मिलेगा, वो कल्याण में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, वो इंसान में मिलेगा। गंगा से भी पावन है मजदूर का पसीना। मैं जब घूमता था तो जूता पॉलिश करने वाला, फल बेचने वाला, सिंगारा बेचने वाला, झाल मुड़ी बेचने वाला, बगल में दुकान करने वाला मैं प्रणाम करता था जा जा के। आप धन्य हैं, आप मेहनत करके कमाई करके खाते हैं, आप लूटते नहीं हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो पान वाला कहता था, सर आप निश्चिंत रहिए, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम सोचते हैं हमको कहाँ जाना है। इसलिए आलमनगर की महान जनता, मैं समझता हूँ बिहार में तो वैसा प्रबुद्ध नहीं है, हिंदुस्तान में होगा या नहीं होगा। मुझसे कभी किसी ने एक पैसा नहीं मांगा, पैसा दिया, मांगा हमसे नहीं। 700 आदमी चल रहे थे, कहीं घुगनी, कहीं पकौड़ी, कहीं चूरा भूंज के खिला रहा था आदमी। नरेंद्र बाबू, मेरी माँ आपको कुछ देगी आके। हे बेटा 5000 रुपया रख लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं कोई बाधा हमको नहीं डाला इस जगह पे। मैं आपके माध्यम से इस महान मतदाता के चरण कदमों में सर नवाता हूँ, जिन्होंने अपने मत के द्वारा मुझे यहाँ भेजा और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना। तो बनाने वाला तो वही है। जब भी मेरे दरवाजे पर आता कहता भगवान के, भगवान तो आप नहीं तो मैं कहाँ। जब तक वो नहीं बैठता पत्रकार महोदय, मैं नहीं बैठता हूँ। आज मैं प्रणाम करता हूँ, कल मैं चितांग होने लगूंगा। ये मेरी आदत नहीं है। ये बताएं सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि बिहार में वोटिंग को लेकर कहा जाता है कि जातीय आधारित वोटिंग होती है और जाति को लुभाने के लिए तमाम तरह के कवायद भी किए जाते हैं। आप लोगों ने जातीय जनगणना भी करवाई थी, लेकिन जातीय जनगणना करवाने के बाद जिस तरह से विधानसभा के अंदर कम जाति वाले मतलब कम प्रतिशत वाले जातियों की संख्या बढ़ गई और जिनका प्रतिशत ज़्यादा था उनकी संख्या घट गई, आप क्या कहना चाहेंगे? महोदय, आपने बड़ी जटिल प्रश्न मुझसे किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जात से जमात में चलो, अच्छे लोगों की जमात बनाओ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर से एमपी बने थे। वो जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता चुने गए। तो उन्होंने कहा था एमएलसी में, कहा कि नहीं मैं चुनाव जीत के लड़ूंगा। तो फुलपरास में देवेंद्र बाबू ने सीट खाली की थी। 1,10,000 यादव वोटर थे वहाँ, और राम जयपाल सिंह यादव उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस ने उनको दे दिया। वहाँ 10,000 धोती, 10,000 जनों विदाई की गई उनको आगे। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, हे फूलपरास के मतदाता भाइयों, अरे यादवों ने तो हर हमेशा त्याग तपस्या कुर्बानी की है। आपने कर्पूरी ठाकुर को लोक दल का लीडर माना, कोई यादव लीडर नहीं बना। कर्पूरी ठाकुर की जाति कहाँ है? एक घर एक गांव में ये झोपड़ी के लाल को कौन बचाएगा? चौधरी चरण सिंह ने कहा था। और आपको याद दिलाता हूँ, 85,000 से अधिक वोट से जननायक कर्पूरी ठाकुर वहाँ से चुनाव जीत गए थे और राम जयपाल सिंह यादव की जमानत जब्त हो गई थी आगे। क्या कर्पूरी ठाकुर की कोई जाति भी मिलेगी क्या आगे? ऐसे महान लोग, भोला पासवान शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, घर रहने के लिए उनको जगह नहीं थी आगे। लोगों ने उनको जिताने का काम किया। जहाँ अच्छे इंसान लोग हैं उनको जिताना चाहिए। बीपी सिंह राजपूत वर्ग से आते थे, उन्होंने पिछड़ी जाति को आरक्षण देने का काम किया, उनकी सरकार चली गई उसमें। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था आप जानते हैं। इसलिए जात से जमात में चलना चाहिए, अच्छे लोगों की जमात बनानी चाहिए जो सबों को साथ लेकर के चले। एक नई परंपरा इधर चली है, हमारी इतनी जात है, हमारी इतनी जात है। जाति व्यवस्था तो शादी और विवाह में होती है। वोट की इज्जत बेटी की इज्जत से बड़ी होती है।
बेटी की इज्जत जाती है तो इलाका लड़ाई लड़ता है, वोट की इज्जत जाती है तो राज और देश बर्बाद होता है। पत्रकार महोदय, इसलिए अच्छे इंसान को जिताना चाहिए। अच्छा इंसान किसी समाज, किसी जाति का नहीं होता है, हर धर्म का होता है, हर समाज का होता है। इस पर चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव जी, जिनके पास हर सवालों का सटीक जवाब है। आप समझ गए होंगे कि अपने आप में डिक्शनरी हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।